नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था उसके बाद की जो घटनाएं थी उनसे संबंधित घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो जो हड़प नीति है वह वर्ष 1848 में आई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। सहायक संधि जो थी वो 1798 में आई थी। वहीं बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। यानी इन घटनाओं में सबसे बाद की जो घटना है वह बंगाल विभाजन ही है। प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो बात की जाए बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को की थी। लेकिन इस आंदोलन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन था वह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसमें एक देखने वाली बात यह भी है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। नहीं, यह घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन हुआ था, हाँ ये सही है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को ही प्रभावी हुआ था। हालांकि इसकी घोषणा जुलाई 1905 में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। वहीं बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। तो उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। वहीं भारत के गवर्नर जनरल वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, जिनके समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो रविंद्रनाथ टैगोर यानी R.N. टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। अगला प्रश्न है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बंगाल विभाजन जो कि वर्ष 1905 में हुआ था इसके विरोध में सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। विभाजन मुख्यतः किया गया था। पहला ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, दूसरा है प्रशासनिक सुविधा के लिए, तीसरा है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और बंगाल के विकास के लिए। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा सी। बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना थी जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रही थी उसको दुर्बल करने के लिए ही बंगाल विभाजन किया गया था। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो कारण है वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बताया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। एक तो शुरू हुआ था वायकॉट, विदेशी वस्तुओं को वायकॉट किया गया था, स्वदेशी अपनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा को भी महत्व दिया गया था। असहयोग जो आंदोलन है वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू नहीं हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको वर्ष 1911 में रद्द किया गया। हालांकि इसके बाद बंगाल को कई प्रांतों में बांट दिया गया था, जैसे बिहार, उड़ीसा और असम को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। तो 1905 के विभाजन के बाद 1911 में जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया उसके बाद बंगाल को प्रांतों में बांटा गया था। तो वह वर्ष 1911 था।
अगला प्रश्न है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था। सही उत्तर है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बंगाल विभाजन प्रभावी रहा था। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। वहीं राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा वर्ष 1911 में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन समस्त बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकजुटता का प्रमाण दिया था और वंदे मातरम गाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक के गीत में इसे चुना था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने देसी शिल्पकारों के कौशल एवं उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिला था। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये भी सही है यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबिन्सन जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेबिन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेबिन्सन भारत में 4 माह रहे थे और विभिन्न प्रकार के पत्रों के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट के सारे तथ्य एक किताब जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया में प्रकाशित किए थे। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में की थी। अगला प्रश्न है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो उपर्युक्त जो शब्द हैं वे गोपाल कृष्ण गोखले के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से रखा था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयुक्त या व्यक्त किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बात की जाए स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोग की तो इसका सबसे पहला प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वहीं भारत के लिए स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। हालांकि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ही सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। पहला है उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये सही है।
दूसरा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। अगला है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट के रूप में चुने गए थे, तो ये गलत हो गया क्योंकि वे उदारवादी पार्टी के टिकट के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस का जो 23वां वार्षिक अधिवेशन था जो कि सूरत में आयोजित हुआ था 1907 में, उसी अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में बट गई थी। अगला प्रश्न वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत का जो वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी, उस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही अगर उत्तर देखा जाएगा तो वह यह था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, वहीं इसके पहले अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बात की जाए मुस्लिम लीग की तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। इसका अगला अधिवेशन वर्ष 1907 में कराची में आयोजित हुआ था। इसके बाद वर्ष 1908 में इसका अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ था। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो इसका सही उत्तर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। अगला प्रश्न है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो जो उपर्युक्त स्टेटमेंट है वह W हंटर का है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल वर्ष 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था वह घटना कौन सी थी? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, यह अंततः देश का विभाजन करने वाली घटनाओं में से एक थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन वर्ष 1912 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1912 में जब राजधानी परिवर्तन हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो वर्ष 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी। हालांकि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, लेकिन ऑप्शन में 1911 ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो दिल्ली में जब राजधानी परिवर्तन हो गया था उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग प्रवेश कर रहे थे तो उन पर चांदनी चौक के पास बम फेंका गया था। क्रांतिकारी जो हॉर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भगवती चरण बोहरा हॉर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। हॉर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई मुकुल चंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी आदि लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे।
प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1912 में, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया। हालांकि बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया था। उसके बाद बंगाल से अलग करके बिहार को और उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। उसने दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन थे वो एक ही समय लखनऊ में आयोजित हुए थे। प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1916 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 में हुए थे। अगला प्रश्न है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अतिवादियों और उदारवादियों का पुनर्मिलन हुआ और इसमें प्रमुख भूमिका श्रीमती एनी बेसेंट की थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? पहला है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था? तो 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर लिया था। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराने का काम राजकुमार शुक्ल ने किया था।